हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के मॉक टेस्ट को सॉल्व कराया जाता है और इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप मेरी प्रीवियस वीडियोस को आपने देख लिया होगा और अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसी चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगी। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप ये क्लियरली दिख रहा होगा आपको, क्लियरली विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग। ओके, नियरेस्ट का मतलब हुआ कि हमें यहाँ पे सिनोनियम के बारे में बताना है। तो स्कार्सली का सिनोनियम क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास हार्डली, ऑलवेज, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और बेसिकली अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है? यस, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, ठीक है। और समटाइम्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कभी कभी, ठीक। ऑलवेज का तो आपको पता ही है, ऑलवेज मतलब हमेशा, ओके। और स्कार्सली का मतलब होता है शायद ही कभी, मतलब नेगेटिव वे में, ठीक है। स्कार्सली क्या है? नेगेटिव वर्ड माना जाता है। शायद ही मतलब संभावना 50-50 की होती है, ओके। तो इसी का सिनोनिम होता है हार्डली, मतलब मुश्किल से कभी कभी, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड इज, देखिए यहाँ पे एरर फाइंडिंग से क्वेश्चन है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया गया है और इसमें से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ओके। सेंटेंस है द ग्रूम arrived late for the wedding, isn't it? बताइए किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है? देखिए अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें द ग्रूम, इसमें तो कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है, ओके। और सेकंड पार्ट अराइव्ड लेट, ये भी सही है। फॉर दी वेडिंग, देखिए ऊपर के तीनों पार्ट्स बिल्कुल सही हैं, मतलब ए, बी और सी। लेकिन अगर हम क्वेश्चन टैग की बात करें तो यहाँ पे इजंट इट नहीं आएगा, ओके। इजंट इट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर हम सेंटेंस देखें तो सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो उसमें हम क्वेश्चन टैग में इज का यूज नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? और दूसरी बात, ग्रूम के साथ इट का यूज नहीं करेंगे, ही का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा डेंट ही, ओके, डेंट ही। दिस इज द क्वेश्चन टैग, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कौन से पार्ट में एरर है? हमारे पार्ट सी में एरर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड इज अ शो स्टॉपर, व्हाट डज इट मीन? शो स्टॉपर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है समवन हु स्टॉप्स द स्लो, सॉरी स्लो की जगह शो कर लीजिए, समवन हु स्टॉप द शो, someone who organized the show, a performance that is extremely good, a fashionable person. What is the correct answer? A showstopper. Yes, जैसा कि आपके इससे समझ ही पा रहे होंगे, ये क्या है? A performance that is extremely good. Okay? Something that is extremely good and that a lot of people like it. Okay? Now moving to the next question. Question number 4 is fill in the blanks with the appropriate preposition. Okay, यहाँ पे हमें correct preposition का use करना है। They got married dash 17, तो क्या आएगा? above 17, over 17, into 17, at 17. What is the correct answer? क्या आना चाहिए यहाँ पे? यस, यहाँ पे जो प्रपोजिशन यूज होगी वो एट यूज होगी। दे गॉट मैरिड एट 17, ओके। एज के साथ ध्यान रखना, हमेशा एट का ही यूज करते हैं हम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 इज
देयर इज नो क्योर डैश दैट डिसीज। तो यहां पे कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी क्योर के बाद में? ऑफ, फॉर, टू, अबाउट। देयर इज नो क्योर ऑफ दैट डिसीज, देयर इज नो क्योर फॉर दैट डिसीज, देयर इज नो क्योर टू दैट डिसीज या फिर अबाउट दैट डिसीज। विच प्रपोजिशन शुड बी यूज्ड? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, यहां पे कौन सी प्रपोजिशन आनी चाहिए? देयर इज नो क्योर फॉर दैट डिसीज। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म द गिवन सेंटेंस। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है ये पैसिव वॉइस में है। अब इसका हमें करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म चूज करना है। ओके, सेंटेंस है हमारा 500 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय दिस कंपनी। तो किस तरीके से बनेगा इसका एक्टिव फॉर्म? देखिए इसमें जो बाय दिस कंपनी है ना, ये पहले सब्जेक्ट था जिसे एज एन ऑब्जेक्ट ले लिया गया है। अब इसे हम वापस से अपना सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस कंपनी। ओके, अब यहाँ पे देखिए आर एम्प्लॉयड, इज आर एम के साथ अगर वर्ब थर्ड है तो इसका मतलब प्रीवियस में यानी कि एक्टिव फॉर्म में वो कौन सा टेंस रहा होगा? वो टेंस रहा होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही एक्टिव से जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उसके साथ हम इज आर एम प्लस वर्ब थर्ड का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इज आर एम प्लस वर्ब थर्ड आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस रहा होगा। और दिस कंपनी के बाद जो एम्प्लॉय आ रहा है, एम्प्लॉय में दिस कंपनी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस कंपनी एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयड की जगह पहले तो वर्ब फर्स्ट आएगी। ठीक है, वर्ब फर्स्ट में एस ऐड हो जाएगा, एम्प्लॉयज। दिस कंपनी एम्प्लॉयज 500 पीपल। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। दिस कंपनी एम्प्लॉयज, हैज एम्प्लॉयड रॉन्ग है। ठीक है, एम्प्लॉय 500 ये भी रॉन्ग है, और इज एम्प्लॉइंग ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। दिस कंपनी एम्प्लॉयज 500 पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज direction. In question given below, a part of the sentence is italicized, okay, and highlight. Below are given alternative to the italicized part which may improve the sentence. तो बताइए, सेंटेंस है हमारा only when you left I did sleep, तो इसकी जगह पर क्या कुछ और आ सकता है? यही करेक्ट है, हमें ये बताना है कि इसे और कुछ चेंज करके लिखा जाएगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट है। ओनली व्हेन यू लेफ्ट आई डिड स्लीप, तो ऑप्शन है आई स्लेप्ट, डिड आई स्लीप, हैड आई स्लीप, सॉरी हैड आई स्लेप्ट, नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा यहाँ पर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसमें वैन वाला सिचुएशन बन रही है, मतलब ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, ये कह रहा है ओनली व्हेन यू लेफ्ट, तो इसके बाद में जो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन बनेगी ना, वो सेंटेंस फॉर्मेशन इंटरोगेटिव फॉर्मेशन में बनेगी। ओके, ओनली व्हेन यू लेफ्ट के बाद में ये चेंज होकर आएगा डिड आई स्लीप। ओके, option B is the right answer. Now next question. Question number 8 is I will be happy if you will buy me apples. तो will buy की जगह क्या आ सकता है? buy, bought, will be buying, no improvement. देखिए हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी एक सेंटेंस में, मतलब जब दो क्लॉजेस से बना हुआ एक सेंटेंस है तो उसमें दो बार विल का यूज नहीं होता। ठीक है, अगर एक बार विल का यूज हो रहा है तो दूसरी बारी हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो सेंटेंस बनेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस या ईएस भी ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर विल बाई से पहले यू है,
यू क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है। अब हम यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं करने वाले, हम वर्ब फर्स्ट यूज करेंगे, यानी कि बाई यूज करेंगे। प्लस बाई में SEIS भी ऐड नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? यस, ऑप्शन नंबर ए। I will be happy if you buy me apples. Okay, now next question number 9 is choose the word which is opposite in the meaning. Okay, यहाँ पे एंटोनियम की बात आ रही है, ठीक है। वर्ड है हमारा reluctance of the officer was obvious. तो बताइए रेलुटेंस का आपका एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन है ईगरनेस, हेजिटेशन, एंजॉयमेंट, अनएलिंगनेस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, रेलिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द रेलिस्टेंस ऑफ ऑफिसर वाज ऑब्वियस। तो देखिए इसका मीनिंग होता है अनिच्छा, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, ठीक है, अनिच्छा है। तो अब इसका अपोजिट ढूंढना है हमें। ऑप्शन आपके सामने है, ईगरनेस है, हेजिटेशन, एंजॉयमेंट या अनविलिंगनेस होना चाहिए यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, अनविलिंगनेस, ठीक है, अनविलिंगनेस। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या हो सकता है? यस, रेजिस्टेंस का जो अपोजिट है वो है ईगरनेस। ओके, ईगरनेस। और बाकी सबका मीनिंग आपको पता ही है, हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट, एंजॉयमेंट मतलब मनोरंजन, ठीक है, अनविलिंगनेस मतलब अनिच्छा, ठीक है। तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अनविलिंगनेस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 इज कोरस। इसका अपोजिट बताना है कोर्स का। ऑप्शन है प्लीजिंग, रूड, पॉलिश्ड, करियर। क्या होगा इसका राइट आंसर? कोर्स मतलब क्या होता है? ध्यान रहे, स्पेल को ध्यान रखना है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग मीनिंग है। तो यहाँ पे स्पेल को ध्यान में रखते हुए इसका मीनिंग निकालना है और फिर उसका अपोजिट देखना है। कोर्स का मतलब क्या होता है? डर्टी, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोर्स मतलब डर्टी, डर्टी थिंग। अगर इसका एंटोनिम देखें तो क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास प्लीजिंग, रूड, पॉलिश्ड, करियर। यस, तो डर्टी का अपोजिट क्या होगा? पॉलिश्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेसिकली इसे हम शूज के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है, मतलब किसकी स्पेलिंग करेक्टली नहीं लिखी हुई है। देख लीजिए, ऑप्शन है करियर, क्रिएटर, सेंटर, करियर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए ध्यान रहे, कैरियर ये भी स्पेल सही है, क्रिएटर की भी स्पेल सही है और करियर की भी, ठीक है। लेकिन सेंटर की स्पेल आपको ध्यान में रखनी है। सेंटर की स्पेल CENTRE लिखी जाती है, ओके, ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए यहाँ पे करेक्ट पंचुएशन बनानी है इसकी। सेंटेंस है द क्रिएटर आंसर्ड यस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल सो योर ग्रेटनेस ऑफ हर्ट। तो बताइए किस तरीके से सिंबल्स लगेंगे इसमें। ध्यान रहे ये एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, तो इसमें इन्वर्टेड कोमास का भी यूज होने वाला है, ठीक है। तो किस तरीके से ये पंचुएट होगा? द क्रिएटर आंसर्ड, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी और इसके बाद हम लगाएंगे कोमा, ठीक है।
और आंसर्ड कैसे दिया है उनने, यस कह के कहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा यहीं से स्टार्ट होगा, यस से ही, ठीक है। और यस का वाई कैपिटल बनेगा, यस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट। ओके, तो किस तरीके से सिंबल लगेंगे इसमें, यस देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है अगर सिंबल के अकॉर्डिंग देखा जाए। द क्रिएटर आंसर्ड, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, उसके बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, फिर यस, यस के बाद भी एक कोमा आना चाहिए, ना तो यस के बाद फुल स्टॉप आएगा इसलिए ये रॉन्ग हो गया, और ना ही यस के पास कोई ऐसा नहीं कि कोई सिंबल ना लगे, तो सिंबल लगेगा, कौन सा लगेगा, कोमा। बट बाय एक्सेप्टिंग दी बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट question number 13 is farming depends on water which will be available only during the monsoon। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, आपको क्लोज बतानी है, ठीक है, कौन सी क्लोज है, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है, या फिर नाउन क्लोज है। देखिए इसमें अंडरलाइन नहीं किया गया है, मैं आपको बता देती हूँ कि किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। यस इसमें जो बात हो रही है विच से स्टार्ट होके जो भी हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है ना, सबऑर्डिनेट क्लोज के ही ये टाइप होते हैं, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज अलग होती है, ठीक है, और नाउन क्लोज, ये तीन टाइप जो होते हैं ना वो सबऑर्डिनेट क्लोज के होते हैं, और प्रिंसिपल क्लोज अलग होती है। ओके, तो हमें बेसिकली यहाँ पे बताना है कि ये जो आया है विच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून, इसमें कौन सी क्लोज है। यस देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस है जो प्रिंसिपल क्लोज है हमारी, फार्मिंग डिपेंड ऑन वाटर, ठीक है। अब आगे का आ गया विच विल बी अवेलेबल, मतलब क्या अवेलेबल है होगा, तो वाटर, यहाँ पे वाटर का की तारीफ करती हुई नजर आ रही है, एक क्लॉज जो है अगली ये वाटर के बारे में बात कर रही है। और अगर कोई भी वर्ड नाउन के विषय में कुछ बताता है तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, तो एडजेक्टिव से ही आपकी एडजेक्टिव क्लोज बन जाएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 is choose the correct meaning of the underlined words phrase। ओके, देखिए अंडरलाइन क्या है इसमें ये बता देती हूँ मैं आपको, इसमें अंडरलाइन है एक्हिल्स हील, ठीक है, एक्ल्स हील, एक्लेस हील भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। इंग्लिश ऑफन बिकम्स द एक्लेस हील फॉर मैनी स्टूडेंट, तो एक्लेस हील का मीन क्या होता है, ऑप्शन है वीकनेस, हाई हील्स, एक्किंग हील्स या प्रॉब्लम विद हील्स। क्या होगा इसका राइट आंसर, एक्लेस हील का मतलब क्या होता है, यस इसका मतलब होता है कोई वीकनेस होना, ठीक है, वीकनेस, जैसे कोई भी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है या कोई पावरफुल पर्सन है उसकी कोई ना कोई वीकनेस होती है तो उसे हम उसकी एक्लेस हील बोल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 इज पिक द सेंटेंस विच इज करेक्टली पंचुएटेड। अब इनमें से बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंचुएटेड है। ओ नो आई फॉरगेट आई विल फोन हर नाउ, ओ नो आई फॉरगेट आई विल फोन हर नाउ। नेक्स्ट है ओ नो आई फॉरगेट आई विल फोन हर नाउ। देखिए इसमें बेसिकली सिंबल्स पे फोकस करना है, तो कहाँ पे कौन सा सिंबल आना चाहिए ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि इसमें बोला जा रहा है ओ नो, ओके, उसके बाद ये आना चाहिए एक्सक्लेमेटरी सिंबल, देन आई फॉरगॉट, देन फुल स्टॉप, आई विल फोन हर नाउ। ओके, तो इस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस, ना तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क यूज होगा इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसमें है ओ नो के बाद कोई भी एक्सक्लेमेटरी सिंबल नहीं है इसलिए ये रॉन्ग है, तो हमारा पार्ट ए करेक्ट है, ओ नो फिर एक्सक्लेमेटरी सिंबल, आई फॉरगेट आई विल फोन हर नाउ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इज
न्यू मीनिंग कैन ऑलवेज बी डिराइव्ड डैश गुड राइटिंग्स। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ड्राइव ऑन गुड राइटिंग्स, अपॉन गुड राइटिंग्स, फ्रॉम गुड राइटिंग्स या फिर विद गुड राइटिंग्स। देखिए हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ड्राइव के साथ क्या आता है, डिराइड फ्रॉम समथिंग, ठीक है, फ्रॉम समथिंग या फिर समवन होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ड्राइव फ्रॉम समथिंग। तो यहाँ पे फ्रॉम कंजंक्शन का ही, सॉरी फ्रॉम प्रेपोजिशन का ही यूज होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। न्यू मीनिंग कैन ऑलवेज बी ड्राइव्ड फ्रॉम गुड राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द मिस स्पेल वर्ड इज, बताइए इनमें से किसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, कमेटी, नर्सरी, मिसैलिनियस, नन ऑफ द अबव। जैसा कि आप देख के समझ ही पा रहे होगे, मिसैलिनियस की स्पेल बिल्कुल राइट है, नर्सरी की भी, लेकिन कमेटी की स्पेल में डबल एम आना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। COMMITT ठीक है, दिस इज द राइट स्पेल ऑफ कमेटी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड। अब इसमें से करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड छांटना है, तो किसकी स्पेल करेक्ट है, ग्रामर, हेवन, हेवन, मैकबर। देखिए यहां पर एक हेवन की स्पेल तो रॉन्ग है, लेकिन एक सही है, ऑप्शन सी HAVEN। इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स हार्बर, ओके, हार्बर या फिर पोर्ट भी बोल सकते हैं, एनी प्लेस ऑफ शेल्टर एंड सेफ्टी, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट्स इज नन एज। एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि मनुष्य के एफर्ट्स के द्वारा वर्ल्ड को अच्छा किया जा सकता है, वो कौन होता है। ऑप्शन है ऑप्टिमिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, मेलियोरिस्ट, विजनरी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Yes, a person who believes that the world can be made better by human efforts is known as, yes, इसे कहते हैं हम मेलरिस्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट्स, दैट इज कॉल्ड मेलरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 is a cure of all disease। वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज द इजीएस्ट वन। बताइए a cure for all disease, ऑप्शन है पेनिसिया, ग्रेटिस, टेम्पोरल, नन ऑफ द अबव। क्या है इसका राइट आंसर। यस, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज का मतलब होता है पेनिसिया, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके, तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर लें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें, ठीक है। और इस चैनल पर डेली आपको वीडियोस दी जा रही हैं। ग्रामर के मॉक टेस्ट अलग हैं, लिटरेचर के अलग हैं, तो आपको दोनों को देखना है और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर लेना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।